प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी और जैक द्वारा विभिन्न विषयों के मॉडल सेट तैयार कर लिए गए हैं। वर्ग 12 विषय अर्थशास्त्र में 5 मॉडल दिया गया है, जिसमें से मॉडल 1 का आंसर मैंने पूर्व के वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही मेरे वेबसाइट पर महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के दिया गया है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको भी आप लोग देख ले, नोट कर ले। परीक्षा उपयोगी प्रश्न का संकलन उसमें किया गया है। और साथ ही यदि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबा ले, क्योंकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उसी से आपको प्राप्त होगी। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सके और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। मॉडल प्रश्न सेट 2, आदर्शक अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है। तो आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या से है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है। आदर्शक अर्थशास्त्र तथ्यों पर आधारित होता है। आदर्शक अर्थशास्त्र का उपदेश आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो बताता है कि क्या है, कैसे है के बारे में, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैसा होना चाहिए इस बारे में बताता है, अर्थात यह परामर्श देता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी पर टिक लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और डी है आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर होगा आपका सी। तो सी पर टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। तो बाढ़, संसाधनों का ह्रास, तकनीकी विकास और आपका पुरानी तकनीक का प्रयोग। तो इसका आंसर होगा सी पर टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा है, एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी। तो 100 टन धान उत्पादन के लिए 100 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। तो जितना त्याग करेगा वही उसका अवसर लागत होगा। तो इसका चौथा का हो जाएगा आपका सी पर हम लोग टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, काहे कि 120 क्विंटल वो गेहूं का त्याग करेगा। पांचवा का आपका आंसर होगा, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तु रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। तो इसमें उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जिससे उसका उपयोगिता अधिकतम हो। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा उपयोगिता उसको कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है 5, 6 पहला मतलब सी, दूसरा है 4, 5 है तो ये कहे दोनों में घटा, और फिर ये, तो इसका आंसर होगा डी, मतलब पांचवा का आंसर होगा डी। छठा, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक उपभोक्ता संतुलन, एक फर्म संतुलन, एक वस्तु के कीमत निर्धारण, समान कीमत स्तर का निर्धारण। तो छठा का आंसर होगा आपका डी पर टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, समान कीमत स्तर का निर्धारण। सातवां है, किसी वस्तु के उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी पर टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आठवां क्वेश्चन, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा। तो आठवां का आंसर क्या होगा, ए पर टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। उदासीन वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ कौन सा कथन गलत है। तो उदासीन वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, उदासीन वक्र मूल बिंदु को उत्तल होता है, उदासीन वक्र को सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। 2 उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो 9वां का डी। 10वां,
यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती तो मांग की कीमत लोच का क्या मान होगा? तो 8/4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी पे टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन है, एक बजट रेखा अपने दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर होगा डी। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी? तो पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मांग रेखा का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। नीचे हम लोग जब भी आएंगे तो मान घटेगा तो E <1 होगा और घटने की सीमा कहाँ होगी? 0। तो ये अक्ष पर E बराबर 0 होता है। उसी तरह ऊपर जाएंगे तो यहाँ <> होगा, काहे कि मान बढ़ रहा है और बढ़ने की सीमा अक्ष पर इन्फिनिटिव होगी। तो यहाँ पर G का मान कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? E <1 मतलब इकाई से कम। तो इसका आंसर होगा सी। 12 का आंसर सी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 13वां, उदासीन वक्र विश्लेषण एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब पढ़ नहीं रहे, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X होगी। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी, घटिया वस्तु। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? तो 15 का हो जाएगा आपका चाय और चीनी, मतलब डी। 16, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो हम लोग उसको कहते हैं उत्पादन फलन। इसका आंसर हो जाएगा डी। 17, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यदि कुल लागत TC उत्पादन की मात्रा Q तो सीमांत लागत का सूत्र होगा। 18 का हो जाएगा बी। बी पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकाल से। सी पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पकाल, मतलब सी। 21 है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? तो 21 का हो जाएगा बी। बी पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। 22 है, निम्नलिखित में कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, मतलब औसत उत्पाद का मान 0 अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। 23 का आंसर होगा जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती तो औसत उत्पाद में क्या होगी? कमी होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन में 3 गुना से वृद्धि होगी तो उसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमांत आगम, सी। कुल लागत TC, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TBC में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा TC बराबर TFC माइनस TBC, मतलब सी। जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती तो संतुलन कीमत होता है कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब सी।
किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग आदि की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में, तो साम्य मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी, बी। किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। मतलब इसमें हम लोग मात्रा कितना है, किसी 4/5 कर देंगे और भागा लगा देंगे, तो 4/5 करने से मेरा भागफल कितना आ जाएगा? 0.8। तो इसका आंसर सी हुआ 31। मुक्त प्रवेश और निकासी की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साम कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर ए होगा, ये वाला। 32 मांग आदि की स्थिति में साम कीमत में, तो क्या होगी? साम कीमत में वृद्धि होगी। 32 का बी। 33 में अब हम लोग आते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। तो क्या होता है? न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग होता है। तो 33 का ए। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होता है? तो 34 का हो जाएगा एआर ग्रेटर देन एमआर, एमआर टू। 34 का हो जाएगा सी, एआर बराबर एमआर। समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस बाजार की संरचना की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा 35 का सी, पूर्ण प्रतियोगिता। टीआर कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? तो 36 का हो जाएगा आपका बी, एमआर कहा जाता है। बी पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता, शुद्ध प्रतियोगिता, एकाधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एकाधिकार। अब हम लोग 38 में आएंगे। जब सीमांत लागत का मान 0 होती तो वस्तु की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो 38 का हो जाएगा बी, 1 होती है। बी पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एकाधिकार के अंतर्गत एआर वक्र और एमआर वक्र में क्या संबंध होता है? तो संबंध होता है एआर ग्रेटर देन एमआर होता है, मतलब ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन, एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी को निम्न तालिका में दर्शाया गया। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो यहाँ देख रहे हैं एमआर और एमसी कहाँ बराबर हो रहा है? तो छठा इकाई पर आपका देखिए, यहाँ पर 4 है छठा इकाई पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 का सी, छठा इकाई।